गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मई के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। तो देखते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 18 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में। अब यहाँ पे दिवस की बात आई है तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं मैं डेट बताती हूँ, आप लोग माइंड में तुरंत रिप्लाई करिए और या फिर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। फिर हमारा 2 मई को क्या मनाया जाता है? ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्यूना क्या है? एक मछली है। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रूप में। ठीक, फिर है 5 मई को अस्थमा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। जबकि 7 मई की बात करो तो 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस या फिर विश्व हाइपरटेंशन दिवस के रूप में। 18 मई को हम लोगों ने पढ़ लिया कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और लास्ट होता है हमारा 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कोर्ट ने किस अनुच्छेद का हवाला दे करके लॉकडाउन में ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी है। तो इसमें अनुच्छेद 25 को हवाला दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। किस हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और कहा गया है कि ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान किया जा सकता है। उसके बाद हमारा हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो चक्रवाती तूफान अम्फान स्टडी 91 करके इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक ब्लॉग लिखा गया है और नितिन सर आज आपको वीडियो भी दे देंगे कि इस तूफान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है, आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक, चलिए तो इस तूफान का नाम क्या है? अम्फान। और भी ज़्यादा चर्चा में क्यों है ये चक्रवात? क्योंकि अब यह सुपर साइक्लोन में चेंज हो गया जो कि भारी तबाही मचा सकता है। 1999 के बाद इतना बड़ा तूफान पहली बार आया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि कौन सा देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है। तो ये किया है इजराइल ने। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि अभी इजराइल में 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले 18 महीनों के लिए। फिर हमारा कि हाल ही में किस देश को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। तो भारत को चुना गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन। और भारत किसका स्थान लेगा? जापान का। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? इसको लॉन्चिंग ऑफिशियल कब होगा? 21 मई को। इसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना और वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। इन्होंने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को बनाया है। फिर है हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका नाम है कोबास 6800। अगला हमारा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई सीमा 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 74%। अगला हमारा इसके बाद कि प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई को हो गया। वह किस देश से थे? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन, उनका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। बाकी के क्वेश्चन आपको अभी पढ़ाए जाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर किया करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सही जोड़े का मिलान करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि कंपनी कौन सी, जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया है कि अपने शेयर्स बेच रहा है जिससे कि जल्द ही वह कर्ज मुक्त बन जाए। ठीक, तो अलग अलग कंपनियां हैं बाहरी जो कि इसके शेयर्स खरीद रहे हो, हालांकि आपको पता है कि 10% से ज़्यादा शेयर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले 3 कंपनियों ने इसके शेयर खरीदे हैं और वर्तमान में जनरल अटलांटिक ने इसका शेयर खरीदा है। तो पहले के 3 तो मैं आपको 3 बार पढ़ा ही चुकी हूँ। तब आप लोग बताइए, जैसे आप सभी को पता है कि फेसबुक ने सबसे ज़्यादा शेयर खरीदा है अब तक, कितना, 9.99% की हिस्सेदारी खरीद लिया है किसने, फेसबुक ने। सिल्वर लेक की अगर बात करें तो सिल्वर लेक ने कितना खरीदा है, 1.15% की हिस्सेदारी खरीदा है सिल्वर लेक ने। तीसरा हमारा विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, इन्होंने इसी क्रम में शेयर भी खरीदा है। ठीक, तो इसने खरीदा है 2.32% का शेयर। और फोर्थ है हमारा जनरल अटलांटिक, जिसने हाल ही में रिलायंस के 1.34% के शेयर खरीदे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला है हमारा डी। तो तीनों में किसमें मिल रहा है, चारों में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए बाकी मैंने आपको बता ही दिया सब इसके बारे में। और ये जो चौथा निवेश हुआ है जनरल अटलांटिक का, ये 6,598 करोड़ रुपए का है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। क्या है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, पहला हमारा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है, गलत है। ठीक है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की, तो ऑब्वियस सी बात है इसको अंतरराष्ट्रीय संस्था ने नहीं शुरू किया गया है। ठीक है, दूसरा हमारा कि कोविड-19 में प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। ये तो सही है कि पर्पज यही है हमारा, लेकिन इसका गठन इसने आईएलओ ने नहीं किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। अब आईएलओ ने नहीं किया तो किसने किया है, तो इसका गठन किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। इसने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। ठीक है, यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी होगी जिसमें उनकी सुगम आवाजाही के लिए अंतर राज्य संचार में मदद करेगा। ठीक है, इस पोर्टल से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख और मूल जैसे जिलों के विवरण होंगे। तो इनसे आपको पता है कि बहुत सी हेल्प मिलेंगी। जैसा कि आप लोग जानते थे कि अभी तक तो कोविड-19 गाँव में नहीं फैला था, लेकिन अब आप लोग भी किसी न किसी गांव या शहर से बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा सुरक्षा थी वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। हर जगह अब कोरोना वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किसके द्वारा कराया जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। ठीक, पहला है हमारा कि WHO द्वारा इसका आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग में किया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे, जिनेवा में किया जा रहा है। ठीक, कब, 18 और 19 मई को WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा हमारा कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया। आपको पता है कि इस समय WHO को लेकर के बहुत से आरोप प्रत्यारोप, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट वाली कंट्रीज हैं वो है अमेरिका और चाइना। अमेरिका का कहना है कि चाइना ने इस वायरस को जानबूझ के फैलाया, जबकि WHO का कहना है कि यह चमगादड़ से फैला है। हालांकि बहुत से लोग इस मत में है कि ये जानबूझ के लैब में तैयार किया गया वायरस है। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे तासुको होंजो, उन्होंने कहा कि मेरा नोबेल वापस ले लिया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि ये वायरस चमगादड़ से नहीं फैला है या लैब में तैयार किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इस तरह का दावा किया जा रहा है, देखते हैं कि एंड क्या होता है। अब तो फैल ही गया है, तो जो पहला प्रेफरेंस होगा वो ये है कि कैसे वैक्सीन बने और लोगों को इससे बचाया जा सके। ठीक है, चलिए अब है हमारा कि पहला तो गलत हो गया, दूसरा आपको सही है कि भारत को अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड बनाया गया, तो यहाँ पे ये भी दूसरा सही है हमारा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक, जबकि ये गलत है।
चलिए, यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि 18-19 मई को हुआ है 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे, जेनेवा में, और इसमें कोविड-19 संबंधी मुद्दों पर निष्पक्ष जांच के लिए एक मसौदा पेश किया गया है। और बाकी मैंने बता दिया कि 62 देशों के गठबंधन का समर्थन भारत ने किया है, और इसके साथ साथ भारत को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल जीवन मिशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पुराना मिशन है, पिछले साल का है। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस मिशन की घोषणा मोदी जी द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना, ये भी सही है। लेकिन जब ये 2019 की घटना है तो हम लोग 20 में क्यों पढ़ रहे हैं? 20 में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में इसी योजना के तहत हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, A, B, C तीनों हैं हमारे सही। याद रखिएगा इसको, ठीक है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा किया है, और उद्देश्य तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सिक्किम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सिक्किम से देखिए हमारे स्टैटिक में भी क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे सिक्किम भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना है 1975 में, तो 22वां राज्य बना था, ठीक है। 16, और अभी यहाँ पे क्वेश्चन चर्चा में आया है क्योंकि 16 मई को सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। तो ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सिक्किम क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यहाँ उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। अगर हम लोग 1947 की बात करें तो तब तक सिक्किम में एक शाही राज्य था जहाँ पे चोग्याल वंश का शासन था, जबकि 1947 के बाद यह समाप्त हो जाता है और सिक्किम को भारत के द्वारा रक्षित किया जाता है। और उस समय तक भारत क्या करता है? भारत इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व तो लेता है, लेकिन उससे वहाँ की जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं और सिक्किम में जनमत संग्रह कराया जाता है, और लोग कहते हैं क्या है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे है कि भारतीय संसद द्वारा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया था। तो और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम 22वां राज्य बन गया। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर ले। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बात ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें नई हैं, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिक्कत है, या फिर मैसेज करें। आपके लिए ये ऐप बनाया गया है और जो भी हो सकेगा आपके लिए किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला हमारा चक्रवाती तूफान अम्फान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले ही मैंने आपको बताया गया कि अम्फान जो है, जो कि एक चक्रवात था, अब यह सुपर साइक्लोन में बदल गया है। इससे पहले ऐसा महा तूफान 1999 में आया था। और बाकी जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके डायरेक्टर हैं मृत्युंजय महापात्र ने, कि पिछले 2 दशक में यह दूसरा सुपर साइक्लोन है, मतलब 1999 के बाद अब आया है, ठीक। अब मैंने आपको बता ही दिया था कल कि इसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? क्योंकि उस समय नामकरण की व्यवस्था नहीं थी। नामकरण की व्यवस्था आई है 2004 में। इसके पहले भी बंगाल की खाड़ी में 2019 में बुलबुल और फानी नाम का चक्रवाती तूफान आया था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्पीड, सुपर साइक्लोन अम्फान की स्पीड होगी 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी ऊंचाई धरती से 15 किलोमीटर है, और कवरिंग एरिया कितना है? 700 किलोमीटर। जब इतनी वेग से हवाएं और साथ में सैलाब आता है तो मिनटों में गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि इसको टकराने की जो तारीख बताई गई है वो आज का है। आज दोपहर में देखते हैं कि क्या होता है। इसे सुंदरवन में दीघा और हटिया द्वीप के बीच टकराने का अनुमान लगाया गया है। और जब टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 195 किलोमीटर पर आवर। इसमें अब बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ का बल लगाया गया है, साइक्लोन होता क्या है, इसका नामकरण कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ब्लॉग में बताई गई हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, या फिर आप ब्लॉग वाले सेक्शन में प्रीलिम्स फैक्ट में जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अपडेट है। डेली करंट अफेयर में आपको 5 सेक्शन दिया जाता है, तो प्रीलिम्स फैक्ट में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक।
एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है हमारा कि देवेश राय का निधन हो गया है, ठीक है। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये एक साहित्यकार थे, बहुत से साहित्यकार का आजकल निधन हो रहा है, ठीक है। देवेश राय एक बंगाली लेखक थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे बंगाली दैनिक समाचार पत्रों में लेख भी लिख रहे थे और अपने लेखन के कारण उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। उनका उपन्यास है तीस्ता पेरेर वृतांतो, उनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं बोरिस लर, जोगिन मोंडल, मानुष खूं कोरे केनो और समय आसमेयर वृतांतो, ठीक। अगला हमारा कि हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई है कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जाएगा। इसमें एमआरओ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विमानन क्षेत्र से। मैंने एक बार आपको बताया था एमआरओ के बारे में, ठीक है। तो विमानन के क्षेत्र से है इसका संबंध है। विमान पुर्जों की मरम्मत, एयरफ्रेम रख रखाव 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत इस अवसर का उपयोग कर सकता है। दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित करने की उम्मीद है, ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पहला यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो इसका नाम है स्लोवानिया, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के प्रधानमंत्री जनेश जनसा ने कोरोना एपिडेमिक से फ्री घोषित किया है क्योंकि इन्होंने पेंडेमिक कभी बोला ही नहीं है। एपिडेमिक एक खास क्षेत्र या देश में फैली बीमारी को कहते हैं, जबकि पेंडेमिक का मतलब है दुनिया के बड़े हिस्सों में। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता है कि हर जगह पेंडेमिक शब्द का यूज किया जा रहा है, ठीक है। स्लोवानिया जो है यह यूरोपियन यूनियन की मेजर कंट्री है। इस देश की कुल आबादी 20 लाख है और 4 मार्च को यहाँ पे कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था। यहाँ पे 1466 लोग संक्रमित पाए गए जिसमें 273 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 104 लोगों की मौत हो चुकी है और तब से यहाँ पे कोई नया केस नहीं आया है। 23 मई को यहाँ लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, होटल, मॉल्स, रेस्तरां भी खुल जाएंगे, ठीक। अब स्लोवानिया की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी से। यहाँ पे व्यापार भी खोल दिया गया है, लेकिन सरकार ने लोगों को अभी भी WHO की एडवाइजरी के अनुसार सलाह दिया है कि मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। चीन की किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी भारत में रिलीज हुई है जिसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्तां है? तो ये है फोंग ने लिखा है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। यह चीन की जानी मानी साहित्यकार है और भारत में यह ई बुक फॉर्मेट में जारी कर दी गई है। डायरी पूरी कहानी जर्मन और अंग्रेजी में छपने के बाद चीन में फेंग को खलनायिका बना दिया गया है और उनको मौत की धमकियां दी जा रही है। 15 भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक लेखक की डायरी, प्रविष्टि और सोशल मीडिया की उन पोस्ट का संकलन है, ठीक है। 25 जनवरी 2020 को चीन सरकार द्वारा वुहान में लॉकडाउन किए जाने के बाद वहां की जो स्थिति थी उसको बताया गया है इस पुस्तक में। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।